हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर मैं जो है दो स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब पहला जो स्टॉक है वो है E2E नेटवर्क्स और दूसरा जो स्टॉक है वो है ओरिएंटेक। अब दोनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो दोनों भी जो है एकदम सनराइज इंडस्ट्री के अंदर ये जो दोनों कंपनीज है वो काम करती है। अगर हम पहली कंपनी की बात करें जिसका नाम है E2E नेटवर्क्स, ये कंपनी और जो दूसरी कंपनी है ओरिएंटेक, ये दोनों कंपनीज अगर आप देखोगे तो एआई के अंदर काम करती है, जीपीयू के अंदर काम करती है और आपके डेटा से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उनके अंदर जो है ये कंपनी का बेसिकली वर्क प्रोफाइल है। तो अगर मैं E2E नेटवर्क्स की बात करूँ तो पहली चीज़ मैं आपको पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ कि यार E2E नेटवर्क्स के अंदर वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। अगर आप देखोगे तो E2E नेटवर्क के अंदर जब से आशीष कचोलिया ने एंटर किया था तब से इसकी वैल्यूएशन जो है वो एकदम पीक आउट हो चुकी है। और फिर इसके साथ साथ E2E और आपका जो क्या नाम था उस कंपनी का, एल एन टी टेक ने भी जो है E2E के साथ डील करी थी, तो जिसकी वजह से E2E के जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो चुके हैं। अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे तो बॉस मतलब रूफ टॉप वैल्यूएशन जा चुकी है इसकी। 191 के आसपास पी ट्रेड कर रहा है इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, और अगर आप देखोगे तो 240 के आसपास इसका पीई जो है वो जा चुका था। चलो ये सब तो ठीक है, पीई जा चुका था, बट एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ आप मुझे। आपकी कंपनी जो है 140 करोड़ का सेल कर रही है। मान लेता हूँ कि 2024 के नंबर देखकर मैं 94 करोड़ की टॉप लाइन को जो है 100 करोड़ कंसिडर कर लेता हूँ। आप मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, 100 करोड़ का आपका कंपनी जो है टॉप लाइन कर रही है, तो आप उसे जो है 10x मार्केट कैप दे दो, उससे 1000 करोड़ का वैल्यूएशन दे दो, 20x दे दो, 2000 करोड़ दे दो, 30x दे दो, 40x दे दो, 50x दे दो, भाई 77x का वैल्यूएशन दिया गया है सेल्स के हिसाब से इस कंपनी को, जो कि मुझे लगता है कि बॉस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे तो कुछ 54 के आसपास है, बट ऐसे देखा जाए तो यार 77 के आसपास जो है 7700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से बॉस मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एकदम सुपर्ब ओवरली एक्सटेंडेड वैल्यूएशन। लेकिन E2E नेटवर्क के अंदर इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आप इसके नंबर्स देखोगे तो इसकी टॉप लाइन पिछले 3 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। अगर आप E2E के नंबर्स देखोगे तो मार्च के अंदर इसकी टॉप लाइन जो है 67% से ग्रो करी थी, जून के अंदर 112% से, और फिर उसके बाद अगर आप सितंबर के नंबर्स देखोगे तो 120% से इन्होंने जो है अपनी सेल्स का नंबर जो है वो ग्रो करा था। तो नंबर्स जो है इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके साथ साथ इनके मार्जिन भी जो है उनके अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है पिछले 3 क्वार्टर से। मार्जिन जो है 47 या 52% के आसपास जा रहे थे, जो कि 66% के आसपास जा चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और इसके वजह से अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो एकदम सुपर्ब ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इतना ज़्यादा नहीं देखने मिल रहा है, एट पार ही है, लेकिन इन्हें जो दिसंबर का क्वार्टर था इनका 2023 वाला, वहाँ पे जो है 155% से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई थी, जहाँ आपका जो सेल्स है वो सिर्फ 42% से ग्रो हुआ था। लेकिन जब से सेल्स जो है ओवर 100% ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो एट पार टू दी आपके रेवेन्यूज ही मिल रहा है, जून का क्वार्टर छोड़ दिया तो। अब E2E के बारे में इंटरेस्टिंग वही है कि बॉस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब किसी भी कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है तो उस कंपनी के लिए आप एक लिमिट तक वैल्यूएशन दे सकते हो, जो कि अगर मैं E2E की देखूँ तो बॉस एकदम ओवर एक्सटेंडेड वैल्यूएशन है। तो इसलिए मैं इस स्टॉक को जो है एकदम हेजिटेंट हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टॉक के जो है एग्जिट मल्टीपल्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। लेकिन E2E जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखोगे तो बॉस एनवीडिया का भी जो लेवल है मल्टीपल वाला, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो कोई भी स्टॉक जो है वो आपके क्लाउड सर्विसेज के अंदर काम कर रहा है। अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपका E2E और आपका जो ओरिएंट है वो दोनों क्लाउड सर्विसेज के अंदर ही काम करते हैं। E2E अगर आप देखोगे तो AI साइड थोड़ा ज़्यादा है, ML साइड थोड़ा ज़्यादा है, और आपका ओरिएंट भी जो है उसी साइड पे जो है लाई करता है। इसके साथ साथ ये लोग डेटा सेंटर्स के लिए भी काम करते हैं, इसके साथ साथ बैंक्स वगैरह के लिए भी काम करते हैं। मैं ओरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखोगे तो बॉस हर एक स्टॉक के अंदर यूजुअली जो कि AI के अंदर काम कर रहा है, GPU सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो आप मल्टीपल्स थोड़े स्ट्रेच्ड है। तो उस हिसाब से हम जो है E2E का जो है थोड़ा कॉमन सेंस बनाकर आगे चलेंगे। और फिर फ्लॉ तो मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया है कंपनी का। पॉजिटिव मैंने आपको वही बता दिया है कि बॉस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही लिमिट होती है ना कि आप ग्रोथ के लिए कितने मल्टीपल दोगे।
फिर उसके बाद अगर आप E2E का बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये लोग जो है GPUs बनाते हैं, इसके साथ साथ ये लोग क्राउड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, चाहे ये लोग AI ML जेन AI के ऊपर जो है ये लोग काम करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप E2E को देखोगे तो इनका मेन जो बिज़नेस है वो GPU से आता है। अब इन्होंने GPU मार्केट एंटर किया था 2018 के अंदर, जहाँ इन्होंने फर्स्ट GPU बनाया था इनका वो था V100 वाला। और वहाँ अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो इनका NVIDIA के साथ इनकी पार्टनरशिप है। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2009 के अंदर ये जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी। और फिर 2011 टू 14 के आसपास इन्होंने सीड फंडिंग रेज करी थी ब्लूम वेंचर से। 2017 में इन्होंने सेल्फ केयर क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा था। 2018 में इसकी जो है लिस्टिंग हो गई थी NSE एमर्ज के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2023 के अंदर इन्होंने जो है TIR लॉन्च करा था, जहाँ ये एडवांस्ड AI ML प्लेटफॉर्म जो है वो लेकर आए थे। और इसके साथ साथ ये लोग जो है लेटेस्ट जेन क्लाउड GPU डिप्लॉयमेंट्स पे भी काम करना स्टार्ट कर चुके थे। अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो यार इन्होंने जो है 405 करोड़ के आसपास के फंड्स रेज करे, तो ये इन्होंने रेज करे। और इसके साथ साथ L&T ने जो है इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा स्टेक एक्वायर कर रखा है। लाइक L&T का कुछ 15-20% का स्टेक जो है उन्होंने अप्लाई कर रखा था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो AI का मार्केट अभी करंटली 2023 के अंदर 110 to 130 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपका 2027 तक 30% कैगर पे ग्रो करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप इसका मार्केट साइज कैलकुलेट करोगे तो 320 to 380 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है इस AI मार्केट का जो है मार्केट साइज पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप AI के अंदर काम कर रहे हो तो आपको GPU की जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नीड होगी। और E2E जैसी कंपनीज ही जो है अभी करेंटली GPU बना रही है इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर। E2E आई थिंक स्पेशलाइज करती है इस सेगमेंट के अंदर, इसलिए अगर आप देखोगे तो E2E के मार्जिन भी जो है इतने ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे तो BFSI जो है 19% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और फिर उसके बाद जो है आपका टेक वाला जो सेगमेंट है वो कुछ 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और फिर आपका पब्लिक सेक्टर 9% के आसपास, मीडिया जो है 10% के आसपास, और आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है 11% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है AI के लिए। और जो बचे हुए सेगमेंट्स हैं वो 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो GPUs की जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। हायर एजुकेशन हो रहा है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लोग नए नए एंटरप्राइजेस ओपन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूनिकॉर्न टेक फर्म नए नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं और इन्हें जो है डेटा की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली ये लोग अपने ऑपरेशन जो है कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर करते हैं, डेटा सेंटर्स के अंदर करते हैं। और डेटा सेंटर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो GPU की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप नॉर्मल CPU और GPU का कंपैरिजन करोगे तो GPU जो है ऑब्वियसली CPU से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आई थिंक 10x कॉस्ट होता है GPU का। बट इसके साथ साथ GPU जो है CPU से 10 टाइम्स फास्टर भी होता है, क्योंकि GPU में अगर आप कोर देखोगे तो CPU से कंपैरेटिवली अगर आप इसके कोर्स कंपेयर करोगे तो GPU के अंदर बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं। और इसके साथ साथ इसके वजह से मेन GPU की तरफ प्रेफरेंस क्यों ज़्यादा है। हालांकि हमें पता है कि GPU जो है पावर भी अच्छी खासी कंज्यूम करता है, लेकिन प्रेफरेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि GPU जो है स्पेस बहुत कम यूटिलाइज़ करता है। जिसके वजह से अगर आप देखोगे, अगर आप डेटा सेंटर्स कंपनी को ट्रैक करते हो, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो डेटा सेंटर्स की जो स्पेस होती है वो लिमिटेड है। आप उस स्पेस को CPU से एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा CPU लगेगा। तो इसके लिए रिप्लेसमेंट आप कम स्पेस के अंदर उतनी ही पावर का काम कर सकते हो GPU के थ्रू। इसलिए GPU का जो नीड है वो अभी अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। और इसलिए GPU जो है CPU से ज़्यादा प्रेफरेबल है इन दी डेटा सेंटर्स और आपकी बाकी चीज़ों के अंदर। इसके साथ साथ जितना डेटा सेंटर ग्रो करेगा उतना E2E का बिजनेस जो है उतना फास्ट पेस पे ग्रो करेगा। और AI जो है, अगर हमने पहले ही बात की कि AI जो है इंडिया के अंदर अच्छे खासे फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का 20% ऑफ द डेटा है, लेकिन डेटा कैपेसिटी जो है करंटली इंडिया के पास जो है वो सिर्फ 2% के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो है कितना बड़ा गैप है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी E2E जैसी जो कंपनीज़ होती है, अगर कोई बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ होती है, जैसे कि अगर आप इनके क्लाइंट्स देखोगे तो इन्होंने अच्छे खासे यूनिकॉर्न्स को जो है स्केल करने में हेल्प करी है। जैसे कि अगर आप इनके क्लाइंट्स देखोगे तो जोमेटो है, इंडिया मार्ट है, मोबिक्विक है, ईजी डाइनर्स है, कार्स 24 है।
तो ये सारी कंपनीज़ को अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये खुद की फैसिलिटी लगाए गए, खुद के डेटा सेंटर्स लगाए गए, खुद के जीपीयू वगैरह यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, तो इनके लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो E2E जैसी कंपनी जो है, अगर आप ऑब्वियसली देखोगे तो जोमेटो अपने जीपीयूज़ वगैरह खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, उन्हें कहीं से तो लेने ही पड़ते। तो वहाँ पे जो है E2E नेटवर्क्स वाली कंपनीज आती है, जो लोग, अगर आप E2E का बेसिकली बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये पूरा जो भी क्लाउड सर्विसेज जितनी भी चीज़ें होती है वो जो है हैंडल कर लेती है। इंडिया के बाहर अगर आप देखोगे तो अमेजॉन इस सेगमेंट के अंदर काम करता है, गूगल इस सेगमेंट के अंदर काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी इस सेगमेंट के अंदर काम करता है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो E2E क्या करता है, उनके क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उतना ही जितना उन्हें नीड होता है उतना ही वो जो है उन्हें प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आप बाकी बड़ी कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो यूजुअली जो फैसिलिटीज़ जो बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार स्टार्टअप्स को जो है इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं होती है इन फैसिलिटी की। तो E2E नेटवर्क जैसी कंपनीज जो है वहाँ प्ले आउट कर देती है। और फिर इसके साथ साथ E2E अगर आप बड़ी दूसरी कंपनीज कंपेयर करोगे, जैसे कि AWS वगैरह अमेजॉन का कंपेयर करोगे या गूगल का कंपेयर करोगे, तो उन हिसाब से E2E जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो E2E क्या क्या क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड करता है, ये लोग क्लाउड GPUs प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साथ साथ जेन AI प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहां आप AI और जेन AI की ट्रेनिंग करवा सकते हो, इन्फ्रेंस कर सकते हो, मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ऑन डिमांड GPU और क्लस्टर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टोरेज और क्लाउड सॉल्यूशन होता है, जहाँ अगर आप देखोगे तो DBAAS फायरवॉल यूज़ कर सकते हो आप, कंटेनर्स होते हैं, ऑटो स्केलिंग होती है, स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाऊँ तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर इन कंपनीज़ को जितनी भी ज़्यादा नीड होती है, डेटा स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, कहाँ से क्या करना है, किधर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और क्लाउड पे सेव करना है, तो ये सारी सर्विसेज जो है E2E आपको पूरा की पूरा क्लाउड सर्विसेज किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर देती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपका कंप्यूट के अंदर भी है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर भी है, लोड बैलेंसेस, ऑटो स्केलर्स, VPC, ब्लॉक स्टोरेज वगैरह, ये सारे सेगमेंट के अंदर जो है आपका E2E काम करता है क्लाउड सेगमेंट के अंदर। इसके साथ साथ आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एडवांस जो क्लाउड GPU प्लेटफॉर्म है वो जो है अभी करंटली E2E बनाता है। तो अगर आप देखोगे तो इसलिए जो है L&T ने जो है इनके अंदर स्टेक एक्वायर करा था। अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी H100 और H200 जो है अवेलेबल कर दिए हैं, जिनकी कनेक्टिविटी कुछ 3.2 TBps के आसपास है। इसके साथ साथ इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा है और स्टोरेज सॉल्यूशन भी है बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से अच्छे खासे फास्ट चिप्स है जो कि अभी अभी ये लोग मार्केट के अंदर लेकर आए। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कुछ वैल्यू ड्राइवर जिसकी वजह से E2E की ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, तो वो ऑब्वियसली ये लोग जो है मेड इन इंडिया चिप्स बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट के वजह से अभी इन्हें आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है E2E को। लाइक E2E को नहीं, टोटल 19 बिडर्स थे, गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इंडिया AI मिशन, कुछ 10,000 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट कुछ स्पेंड करने वाली है इसमें, और 13 बिडर्स जो है इसके अंदर जो है वो कम से कम सिलेक्ट होने वाले। तो अगर आप देखोगे तो 19 बिडर्स ने अप्लाई करा था, उसमें E2E जो है L&T के साथ पार्टनरशिप करके वन ऑफ द बिडर है जिसने इसके अंदर जो है वो अप्लाई करा था। बाकी भी बिडर्स थे, ओरिएंट का भी नाम उसके अंदर है ऑब्वियसली। तो ये सारे कुछ बिडर्स थे जिन्होंने वहाँ अप्लाई करा था। और ये अगर E2E को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो बॉस E2E की जो टॉप लाइन है उसके पास ओवर 1000 करोड़ जाने का भी पोटेंशियल है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो। और डिपेंड्स कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो अभी तक मिला नहीं है तो हम ड्रीम कर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, तो वो ऑब्वियसली हमें जो है वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इस कंपनी के साथ। बाकी अगर आप मार्जिन वाइज देखोगे तो मार्जिन वाइज भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। पैट मार्जिन कुछ 25% के आसपास चले गए। और E2E के केस में अगर आप देखोगे तो इनके क्लाउड सर्विसेज के लिए इनके जितने ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा फास्ट जो है इनका EBITDA इंप्रूव होते जाएगा। और अगर आप कॉनकॉल के अंदर देखोगे तो बहुत सारे एनालिस्ट ने जो है मैनेजमेंट से गाइडेंस मांगी है, लेकिन E2E का मैनेजमेंट जो है कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहा है। ये लोग जो है गाइड करते कि डिमांड जिस तरीके से होगी उस तरीके से जो है चीज़ें कंपनी के लिए जो है वो प्ले आउट होगी। अब पिछले 2 क्वार्टर की वजह से, यही रीज़न की वजह से मैंने E2E को मिस कर दिया था, क्योंकि इनका मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव साउंड कर रहा था। मतलब वो ऐसा बता रहा था कि यार डिमांड होगी तो हम ग्रो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट नंबर्स दोनों क्वार्टर के अंदर E2E के मैनेजमेंट ने जो है बड़े इंटरेस्टिंग लेकर आ गए। तो आप सोच सकते हो कि मैंने E2E के अंदर जो है कितनी बड़ी रैली मिस कर दी। मैं इसे आराम से अगस्त के आसपास ट्रैक कर रहा था जब इसका प्राइस जो है वो 2400 या 2700 के लेवल पे था, और वहाँ से E2E की जो है बहुत बड़ी रैली मिस हो गई सिर्फ ये चक्कर में कि मैं वेट कर रहा था कि यार मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा
और साउंड भी थोड़ा जो है वो कंजर्वेटिव है और इसकी वजह से मिस हो गया मुझसे, तो ये मैं रिग्रेट करता हूँ। बट अभी भी मुझे मल्टीपल्स नहीं समझ आ रहे और पहले भी जो है मुझे E2E के मल्टीपल जो है वो समझ नहीं आए थे। अगर आप इसका पी देखोगे तो पहले भी इसका मल्टीपल जो है वो एकदम एलिवेटेड था, आई थिंक 170 के आसपास उस टाइम पे ये कंपनी जो है कुछ उस पी के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही थी। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है ग्रॉस ब्लॉक एडिशन भी करने वाले, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी अभी फंड्स रेज करे, तो ये कुछ 300 टू 1500 करोड़ के आसपास का ग्रॉस ब्लॉक एडिशन करेंगे, जहाँ ये स्पेंड करेंगे अपने केपेक्स के ऊपर अगले 3 सालों के लिए। अभी तक का इस साल का केपेक्स गाइडेंस तो मैनेजमेंट ने दिया नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इस कंपनी का अच्छा है। अगर आप देखोगे तो 80 टू 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है E2E नेटवर्क्स का, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी एलिवेट हो रहे हैं और टॉप लाइन के अंदर जो है इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब E2E के जो है Q3 नंबर्स आएंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है इस कंपनी के साथ प्ले आउट होती है। लेकिन AI सेगमेंट के अंदर इंटरेस्टिंग बेट बन सकती है, बट चीज़ वही है, मैंने आपको पहले हाईलाइट कर दी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। बाकी तो ठीक है, इस कंपनी के साथ ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है इस कंपनी के अंदर। फिर उसके बाद जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है ओरायन टेक्नोलॉजी। अब ये जो कंपनी है ये मुझे थोड़ी E2E से जो है वो बेटर लगती है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 63 के पी के आसपास ये जो कंपनी है वो ट्रेड कर रही है। और इसके अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने जो है इनकी टॉप लाइन 50% के आसपास ग्रो करी है और पैट के अंदर इन्होंने जो है 63% का ग्रोथ दिखाया है। इसके साथ साथ ये कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है, इनके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें, अभी अगर आप ओरेंट का एम कैप देखोगे तो वो कुछ 2600 के आसपास है। और अगर हम इनके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो वो जो है आईटी इंफ्रा है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, फिर इसके साथ साथ क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज भी है, जहाँ इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। और इनकी की कस्टमर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, BFSI इंडस्ट्री हो गई, फार्मा एंड हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, IT हो गया, या बाकी इंडस्ट्रीज़ हो गई। फिर इसके साथ साथ अगर हम ओरायंट की आगे जाकर बात करें तो आईटी इंफ्रा के अंदर ये लोग जो है डेटा सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ एंड यूज़र कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन डेटा सेंटर सॉल्यूशन जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ भी वहाँ अच्छी खासी देखने मिल रही है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वही फोकस कर रहा है। लेकिन अगर आप एंड टू एंड यूज़र कंप्यूटिंग में देखोगे तो बॉस वहाँ मार्जिन जो है वो इरोड हो रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट का भी जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और उन्हें वहाँ से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस करते जाने, क्योंकि ऑब्वियसली ये लो मार्जिन बिजनेस है। तो आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट जो है किस तरीके से प्रोडक्ट मिक्स पे अपना इंटरेस्ट दिखाता है। मतलब अगर आप देख सकते हो कि यार प्रोडक्ट मिक्स जो है ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप जिस तरीके से प्रोडक्ट मिक्स जो है वो मॉडिफाई करते हो उस हिसाब से आपके मार्जिन्स भी जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट मिक्स जो है वो मार्जिन वाइज बेटर रहेगा उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होगा और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के आपकी कंपनी को जो है वो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, EPS जो है वो ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो करेगा और ऑब्वियसली आपकी कंपनी को जो है मार्केट रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। फिर IT एनेबल्ड सर्विसेज के अंदर बात करें तो ये लोग मैनेज सर्विसेज के अंदर काम करते, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ नेटवर्क ऑपरेशंस, रिन्यूएबल्स और डिवाइस एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। फिर क्लाउड सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से इनके जो है इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आते। बाकी इनका कस्टमर बेस भी अच्छा है, अगर आप देखोगे तो BFSI के अंदर ट्रेड बुल जैसे कस्टमर्स हैं इनके पास, फार्मा के अंदर ACG, ज्योति लैब जैसे कस्टमर्स इनके पास एडेड है। और बाकी अगर आप देखोगे तो इनके टेक पार्टनर्स के अंदर इन्होंने डेल के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। E2E ने भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स कर रखी है, डेल के साथ करा हुआ है उन्होंने, बाकी पार्टनरशिप भी कर रखी है। लेकिन E2E के केस में अगर आप देखोगे तो ये पार्टनरशिप जो है अब भी टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, बट आगे जाकर E2E के केस में जो है ये पार्टनरशिप जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकती है। बट वो जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है उसका मैनेजमेंट। अब फिर से ओरायंट के ऊपर आ जाते हैं। तो ओरायंट के केस में बात करें तो यार इंडस्ट्री के अंदर जो है अच्छा खासा पोटेंशियल है। आपका डोमेस्टिक IT इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। हार्डवेयर के अंदर देखोगे तो ऑब्वियसली 8% के आसपास का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। और डेटा सेंटर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है।
अगर आप क्लाउड सर्विसेज के अंदर देखोगे तो क्लाउड सर्विसेज के अंदर इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके साथ साथ अब जितना ज़्यादा इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स का केपेक्स होता रहेगा उतना ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज भी जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट करेगी। और अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन जैसी कंपनी जो है इंडिया के अंदर एकदम अंधाधुंधा केपेक्स करने वाली है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर्स बाय द ईयर 2030। इसके साथ साथ बाकी कंपनीज भी है, जैसे कि अनंतराज भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है डेटा सेंटर्स के अंदर। और अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री भी 30-35% के आसपास एक्सपेक्टेड है ग्रो करना। फिर उसके बाद जो है मतलब यार ओवरऑल मैक्रो लेवल पे देखोगे तो परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है। ऑपरेटिंग लेवरेज H1 के अंदर मतलब Q2 के अंदर अगर मैं देखूँ तो ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी ने दिखाया, मतलब जहाँ पैड ग्रोथ जो है 62% से हुई है, वहाँ रेवेन्यू ग्रोथ से 50% के आसपास हुई थी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वो एक अच्छी बात है, बट ये अगले क्वार्टर के अंदर मिलेगा ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली 50% के पेस पे तो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगी, ऐसा मैनेजमेंट ने जो है अपने कॉन कॉल के अंदर गाइडेंस करा है, दिया हुआ है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है 8-9% के आसपास है, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अब भी इनके मार्जिन कुछ 9.35% के आसपास है, जो कि आराम से डबल डिजिट के आसपास चल जाएंगे विद इन सम ऑफ द क्वार्टर्स। ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो इनकी टोटल 165 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक अवेलेबल है अभी करंटली, जो कि H2 के अंदर बिलेबल है। तो ये पूरी ऑर्डर बुक जो है H2 के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। और टॉप लाइन का गाइडेंस मैनेजमेंट ने कितना दिया है, गाइडेंस जो है 30-35% का जो है ओवरऑल पूरा FY25 के लिए जो है मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है, जो कि इंटरेस्टिंग गाइडेंस है। मतलब 30-35%, अगर मैं 60 का पी भी कंसिडर करूँ तो 2 का जो है हमारा पेग रेशियो बनकर आता है। थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है, यूजुअली मुझे 1 पेग वाली कंपनी जो है वो ज़्यादा पसंद है। बट अगर आप इस डेटा सेंटर वाले सेगमेंट के अंदर और क्लाउड सर्विसेज वाले सेगमेंट के अंदर खेलना चाहते हो तो ओरायंट जो है इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि स्टॉक के अंदर जो है वो ग्रोथ रेट अच्छी है। अभी तक जो है अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इसका IPO आया है, ग्रोथ नंबर्स अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर के ही हमें नंबर्स देखने मिले। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसके दूसरे क्वार्टर के अंदर हमें इसके नंबर्स जो है वो ट्रैक करने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है स्टॉक के अंदर चीज़ें प्ले आउट कर रही है। Q3 ट्रैक करना पड़ेगा, Q4 ट्रैक करना पड़ेगा, और इनके कॉन कॉल्स के अंदर समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है कितना ज़्यादा बुलिश है। बट यूजुअली मैंने देखा है ना यार कि कई बार मैनेजमेंट जो है गाइडेंस देने से रिफ्रेन भी कर देता है और नंबर्स अच्छे लेके आ जाता है, तो दोनों ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैनेजमेंट ने बताया कि टॉप 10 कस्टमर्स जो है वो आपका 20% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है 20-25% ऑफ रेवेन्यूज़ को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एकदम कंसंट्रेशन रिस्क जो होता है वो इस कंपनी के अंदर हमें देखने नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ डेटा सेंटर्स के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि डेटा सेंटर्स आपका कुछ आई थिंक 25% ऑफ टॉप लाइन जो है ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे डेटा सेंटर्स इस कंपनी के। और फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन जो है 13% के आसपास जा सकता है अगले 3 सालों के अंदर, और पॉजिटिव प्रोडक्ट मिक्स देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे ज़्यादा मार्जिन आप देख सकते हो कि क्लाउड के अंदर सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद इनका डेटा सेंटर वाले सेगमेंट के अंदर अच्छे खासे मार्जिन देखने मिल रहे हैं। अब करंटली सीन क्या है कि बीइंग IT कंपनी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 8% के आसपास है, और इंक्रीज होकर भी ये लोग जो है 12-13% के आसपास लेकर जाएंगे। तो अब दिक्कत क्या है कि IT कंपनी के होने के बाद भी इनके मार्जिन इतने कम क्यों है, क्योंकि बेसिकली अगर आप ओरायंट का देखोगे तो इनके मैक्सिमम ऑपरेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। इसलिए अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो यूजुअली जो कंपनी सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है, मैं केबल्स और वायर्स को भी कनेक्ट करूँ तो केबल्स और वायर्स वाली कंपनीज भी जो है इंडिया के अंदर उनके मार्जिन्स कम होते हैं। ऑटो EMs देख लो, उनके इंडिया के अंदर मार्जिन्स कम होते हैं, इसलिए ये लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ इनके मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को जो है चीज़ें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। तो अभी करेंटली इंडिया के अंदर है, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि अगर ये लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाए, जैसे कि US, कनाडा वगैरह बाकी रीजन्स के अंदर ये लोग एक्सपांड करेंगे, तो वहाँ मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट कब ये लोग एक्सपांड करेंगे उसके प्लान जो है इन्होंने बताए नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप ओरायंट को देखोगे तो ये लोग जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए काम करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को RBI ने भी अभी गाइडलाइन पास करा था कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के लिए जो है अडेप्ट करना पड़ेगा।
तो वहाँ पे इन्होंने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक से जो है टाई अप कर कर रखा है, जहाँ ये लोग जो है उनका क्लाउड इंफ्रा जो है वो मैनेज कर रहे हैं, और वहाँ से उस अलायंस से इन्हें जो है 100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इन अ स्पैन ऑफ 3 years। अगर आप देखोगे तो E2E और ओरायन के केस में ये दोनों भी जो है बिडर थे। आपका जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जो भी जहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करने वाला है 10,000 करोड़, वहाँ पे जहाँ पे ये स्कूल्स के अंदर स्पेंड करा जाएगा, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर होगा, और ये जो आपका केपेक्स है 10,000 करोड़ का, वो आपका दूसरी जगह यूज़ होगा, स्टार्टअप्स के लिए यूज़ होगा। तो ओवरऑल ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी जो है वो बूस्ट करेगा। और कौन जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिडर्स है, उन्होंने जो है अपनी बिड्स प्लेस करी है, और अभी जो है इसका जो है इन्होंने अभी अभी मतलब बिड्स प्लेस करी है। फिर इसके बाद ये लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखाएंगे वहाँ, और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि किसे टेंडर देने हैं, किसे नहीं देने। अब देखा जाएगा E2E और ओरायंट में से किसे टेंडर्स मिलते हैं, वो देखने की चीज़ होगी। और अगर इन दोनों में से किसी को भी जो है टेंडर्स मिल जाते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बेट्स हो जाएगी दोनों इन कंपनीज। AI सेगमेंट के अंदर, डेटा सेगमेंट के अंदर ये जो है इंटरेस्टिंग बेट्स देखने मिल सकते हैं हमें ये दोनों कंपनीज के अंदर, क्योंकि टॉप लाइन जो है बड़ी फास्ट एक्सपांड होगी, जिसकी वजह से हमें बॉटम लाइन पे भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो है मैं बस इतना ही रखूँगा। होपफुली आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए जो है वेट करते रहना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैनल जो है आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इस चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।